तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने CHSL के जो 7 क्वेश्चन पेपर है मैंने करवाए हैं। आगे जो बचे हुए नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन है वो भी करवाऊंगा। लेकिन आज जो हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए CGL के, और प्रीवियस ईयर में नहीं, बस ये जो मार्च 2020 में हुआ है 2019 का पेपर, उन्हीं का हम सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, और कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए थे उन सब का हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था और इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है, और पूरा डिटेल में मैं बताऊँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करता हूँ मैं। द given table show the number in thousand of car of 5 different model A B C D and E produced during the year 2012 to 2017. Study the table and answer the question that follow. ठीक है, जैसे A में नंबर दिख रहा होगा आपको टेबल, B में भी है ना। If 2013 and 14 are put together, अगर 2013 और 14 के कारों की संख्या को एक साथ रखा जाता है, which type of car constitute exactly 25% of total number of car produced in 2000 in those 2 year, उन दोनों वर्षों में 2013 और 14 में, 2013 और 2014 का मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। 2013 और 14 में अगर मैं बात करता हूँ, इनका हमें क्या करना है, पूरा क्वेश्चन मतलब कि पूरे कार का संख्या लेना है। तो 2013 में मैं बात करता हूँ तो 2013 में टोटल कितने कार थे, 2013 के टोटल कार की संख्या दिया हुआ है 130, और 2014 में जो कार की टोटल संख्या है वो कितना दिया हुआ है 170। यानी इन दोनों कार की जो संख्या हो गया वो कितना हो जाएगा हमारे पास 300, और एग्जैक्टली बोला है 25%, तो इसका 25% निकालेंगे 2 ईयर का सम, तो 25 यानी कि 25/100, तो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 25×3=75, यानी 2 साल के कार की संख्या 2013 और 14 का जोड़ कितना आना चाहिए, 75 आना चाहिए। तो अगर मैं बात करता हूँ A में, तो A के 2014 और 15 का जोड़ हम 13 और 14 का जोड़ निकालते तो कितना आता है 54 आएगा। B का निकालेंगे तो कितना आएगा 51 आ रहा है। C का निकालते हैं तो कितना बनेगा हमारे पास 32 और 26 दिया हुआ है, 2013 में 32 है और 14 में 26 है। D की हम बात करते हैं तो 40 और 35, यानी कि D में कितना दिया हुआ है 40 और 35, 40 और 35 कितना होता है 75, यानी कि हमारा आंसर जो होगा उसके लिए क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बहुत आसान सा था। क्वेश्चन नंबर 2, मैं इसको आप लोगों को समझाऊंगा डिटेल में और मैं बताता हूँ क्वेश्चन कहाँ गया है। ये तो हमारा DI का था पहला क्वेश्चन। हाँ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है ABC एक ट्राइंगल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ABC एक ट्राइंगल है, इसमें दिया हुआ है D इसका क्या है, मिड पॉइंट है, साथ ही साथ में D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। यहाँ पे D मिड पॉइंट यानी कि 2 इक्वल पार्ट में इसको क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करते हैं BC पे। ठीक है, एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। AB का मिड पॉइंट कौन सा है, E है। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है, देन एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर BDE, मतलब BDE ये एरिया पूछा है हमसे। टोटल ट्राइंगल का जो एरिया दिया हुआ कितना दिया हुआ 44। अब एक बात बताओ, हमें इतना पता है कि अगर ये मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है, इसकी हम बात करते हैं इस ट्राइंगल में, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये 1 यूनिट होगा, तो ये भी 1 यूनिट होगा। अगर ये भी 1 यूनिट होगा तो ये भी क्या होगा 1 यूनिट। रेशो की अगर मैं बात करूँ ये तो ठीक है। तो सिमिलरिटी की रूल की हम बात करते हैं तो ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC जो होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा ट्राइंगल, क्योंकि क्या होगा, ये लाइन जो होगा इस लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा। क्यों होगा पैरेलल, क्योंकि ये इसके मिड पॉइंट है, ये इसके मिड पॉइंट है। जब 2 मिड पॉइंट आपस में मिलाते हैं तो जो तीसरा साइड होता है उसका क्या होता है, वो पैरेलल होता है। पैरेलल होता है तो ये ट्राइंगल इसके क्या होगा, सिमिलर होगा। क्यों, क्योंकि ये ट्राइंगल में मतलब ये कॉमन एंगल हो जाएगा। ये एंगल जो होगा पैरेलल लाइन है तो ये क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा। ये वाला एंगल जो होगा A के इक्वल होगा। तो ABC इक्वल होगा किसके, EBC के। अगर ऐसा होता है तो जो साइड्स का रेशो होता है वो क्या होता है, साइड का रेशो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो साइड का रेशो भी इक्वल होता है, यानी कि AB अपॉन में BE इक्वल होगा किसके, BC अपॉन में BD के। ये साइड का रेशो बराबर होगा, और हमें पता है इसका जो एरिया का रेशो होता है वो क्या होता है, साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं इसके एरिया का स्क्वायर की बात करता हूँ, ये यूनिट दिया हुआ है हमारे पास, हमें पता भी है इसके बारे में। इसके एरिया का अगर हमें रेशो पूछा जाता है तो एरिया का रेशो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मैं बात करता हूँ यहाँ से टोटल यहाँ तक का बड़े ट्राइंगल के लिए, यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट है, 2 यूनिट। 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4।
तो 4 यूनिट का वैल्यू ही कितना दिया हुआ है 44। अब हम बात करते हैं इसका साइड कितना दिया हुआ है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का स्क्वायर करता तो क्या आएगा 1 ही आएगा, तो 1 का वैल्यू 4 का यूनिट 44 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू जो होगा वो 11 आएगा। यही हमारा वैसे आंसर है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था वैसे, हालांकि ये सब करने का जरूरत नहीं था, मैं बताता हूँ। जैसे मैंने बताया अगर ये मिड पॉइंट है तो दोनों पार्ट को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ई जो है ए बी का मिड पॉइंट है तो ये भी क्या करेगा, इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेगा। जब अगर ये इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेगा तो जाहिर सी बात है जो एरिया का रेशो होता है, एरिया का रेशो क्या होता है, साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है। तो साइड का स्क्वायर, तो मैं बड़े वाले ट्राइंगल की मैं बात करता हूँ, इस ट्राइंगल की बात करता हूँ, तो इस ट्राइंगल का जो साइड है वो क्या है 2 यूनिट है ना। तो 2 का स्क्वायर हमने निकाला तो 4 आया। फिर इस साइड का स्क्वायर हम करते हैं तो इस साइड का स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर 1, और यही साइड का स्क्वायर बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया भी दिया हुआ है कितना 44 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ था हमें, है ना। 44 सेंटीमीटर, 4 यूनिट के वैल्यू 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है if the length of rectangle is increased by 40% and breadth is decreased by 20%, then area of rectangle increased by x%, then what is the value of x। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब चाहे तो रेक्टेंगल बोला है हमसे, मैं मान लेता हूं कोई ये रेक्टेंगल रहा होगा, ठीक है। अब रेक्टेंगल ना मान के आप चाहो तो आयत ही मान लो, जो मर्जी यहाँ मान सकते हो आप। मैं 2 तरीके से बता देता हूँ यहाँ पे आपको मानने वाला ही वैल्यू। जैसे ये मैं मान लेता हूँ ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी जो है वो 10 सेंटीमीटर, लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या बराबर है, क्योंकि हमें पता है एक स्क्वायर जो है हम स्क्वायर को भी रेक्टेंगल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है, और ईच एंगल जो होता है कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का, है ना। तो जाहिर से है कि स्क्वायर भी क्या होगा, स्क्वायर भी रेक्टेंगल का कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो क्या कहा गया है, इसके लेंथ को 40 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है। मतलब मैंने क्या माना है, लेंथ 10 था और लेंथ और ब्रेथ भी कितना है 10, और हमें पता है एरिया जो होगा, एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू में ब्रेथ करते हैं वही तो एरिया आता है। 10 को 10 से गुना करेंगे कितना आएगा 100। लेंथ को क्या बोला है उसने 40% बढ़ा दिया है, 40% बढ़ा दिया, यानी कि कितना बढ़ा होगा 4 बढ़ा होगा, यानी 10 से लेंथ कितना हो गया 14 हो गया। और ब्रेथ जो है कहा गया है 20% घटा दिया, यानी कि 20% क्या कर दिया है माइनस कर दिया, ये 40% क्या कर दिया था ऐड कर दिया था। तो 20% इसका घटाएंगे तो कितना आएगा 8, यानी कि ब्रेथ जो बनेगा वो आप क्या बनेगा 8, यानी कि नया रेक्टेंगल जो होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। तो 10 का स्क्वायर 100, 14 8 112, कितना परसेंट बढ़ रहा है 12% बढ़ रहा है। 12 बढ़ रहा है कितने पे 100 पे, है ना। गुना करेंगे 100 से, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे एरिया जो होगा 12% से इंक्रीज हो जाएगा। जरूरी नहीं है आप ऐसे ही करो, इस क्वेश्चन को आप कुछ भी मान लो, जो मन करे आप मान सकते हो। जैसे मैं एक और वैल्यू लेकर के कर देता हूँ, जैसे मान लो इसको मैंने माना 20 और इसको मैं मानता हूँ, इस ब्रेथ मानता हूँ मैं 10, तो 20 गुने में 10 करेंगे तो कितना आएगा 200, लेंथ और ब्रेथ। अब मैं क्या करता हूँ लेंथ को कितना बढ़ा देता हूँ 40% से, तो 20 से बढ़ के 28 हो गया, और 10% मतलब 20% घट रहा है तो कितना आएगा 8, ठीक है। तो इसको जब मैं इससे गुना करूंगा तो कितना आएगा 28 8 244, 88 64 का 4, 8 दूनी 16 और 8 24, तो 244 कितना बढ़ रहा है 44 बढ़ रहा है, कितने पे बढ़ रहा है 200 पे बढ़ रहा है, गुने में 100, सही क्या है ना। 8 दूनी 16, 88 64 16 6 22 होगा, सॉरी। तो बढ़ कितना रहा है 24 बढ़ रहा है, 24 बढ़ रहा है कितने पे 200 पे, तो 2 0 से 2 0 कट गया, इससे हम काटेंगे तो क्या आएगा 12%, यानी कि 12% से क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है। मतलब कि पहले एरिया 200 था, अब कितना हो गया 224 हो गया। तो सिंपल सा कंडीशन है, इसमें भी आप मर्जी कुछ भी मान लो, लेकिन सबसे आसान जो होता है मानना भी, यहाँ पे हम ऐसा वैल्यू माने जो आसानी से क्या हो कट जाए, या उसका कैलकुलेशन क्या हो आसान हो। तो आप चाहे जो मर्जी यहाँ पे मान सकते हो वैल्यू, आप चाहो तो 5 4 मान लो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर जो है क्या है 12%, और आंसर दिया भी होगा वो आप देख लेना। आंसर हम बात करते हैं ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहा गया, वही बार ग्राफ वाला आ गया। इन द ईयर 2015 विच टाइप ऑफ कार constitute exactly 20% of the total number of car produced
द ईयर। 2015 में कौन सा कार है जो कि कुल कारों का 20% है ना 2015 में। तो 2015 में हम टोटल कार बात करते हैं 100 है ना टोटल कार, और कौन सा कार 20 है, मतलब 20% का मतलब क्या है 20 होना चाहिए। तो हम सिंपल सा इसमें दिख रहा है ऑप्शन ई है ना 2015 में। ये तो क्वेश्चन करने वाला ही नहीं था। क्या कहा गया, टोटल कार 2015 में कितना दिया हुआ 100, और ऐसा कौन सा कार है जो उसका 20% है। तो ई टाइप का जो कार है वो क्या है उसका 20%, यानी क्वेश्चन नंबर 4 करने की जरूरत नहीं था हमें। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। ठीक है, 5 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, दिया हुआ है a प्लस में b। क्वेश्चन नंबर 5 a प्लस में b इज इक्वल टू में दिया हुआ है 45 डिग्री। ठीक है, और साथ ही साथ में देन वैल्यू क्या फाइंड करना है, देन वैल्यू हमें फाइंड करना है 2, 1 प्लस में 10a, 1 प्लस में 10b का वैल्यू क्या होगा। अब मैंने आपको कई बार बताया है, CHSL का भी हमने पेपर किया है, अगर हमारे पास 2 वेरिएबल हो और एक इक्वेशन हो, वेरिएबल a और b है और इक्वेशन हमारे पास एक ही है, तो अपनी मर्जी से जिस मर्जी को जो मर्जी पुट कर लो, क्योंकि डिपेंड ही नहीं करता a और b पे वैल्यू डिपेंड a और b पे करता ही नहीं है। तो मर्जी से मैं क्या करता हूँ, b को 0 मान लेता हूँ, b को हम क्या कर लेते हैं 0 पुट कर लेते हैं। तो 2 गुने में 1 प्लस 10a कितना होता है 45 डिग्री, a का वैल्यू क्या आ गया 45 आ गया, तो 10a का मान कितना होता है 1, 1 प्लस में 10 0, b का मैंने पुट क्या किया है 0 पुट किया है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम 0। तो 1 और 1 2, गुने में 2 और गुने में 1 में 0 जोड़ेंगे 1, तो कितना आ गया आंसर हमारा 4। कई बार मैंने बताया है, अगर हमारे पास अलजेब्रा में भी इसके बहुत सारे अच्छे मतलब कि सॉल्यूशन होते हैं, कि अगर हमारे पास क्या हो वेरिएबल 2 दिया हो, ठीक है, और हमारे पास इक्वेशन 1 हो, तो अपनी मर्जी से आप चाहो तो a और b का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, जरूरी नहीं यहाँ पे b का वैल्यू 0, आप चाहो तो a का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दो। हालांकि आप चाहोगे अगर वैल्यू आपको याद है 15 डिग्री और 30 डिग्री का, 10a का मान अगर 30 रखते हैं तो b का वैल्यू 15, तो वहाँ पे हम उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और वो नंबर याद रखना भी, मतलब वो नंबर याद भी नहीं होता सबको। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे b का मान 0 पुट करना है और a का मान 45 आ जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सॉल्यूशन था वो क्या था, फर्स्ट, ठीक है, यानी कि 4। अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, अ ट्रेन क्रॉस अ पोल इन 12 सेकेंड, मतलब एक ट्रेन जो है खंबे को पार कर लेता है 12 सेकेंड में, एंड ब्रिज ऑफ लेंथ, एक ब्रिज है जिसका लंबाई दिया हुआ है 170 मीटर, उसको पार करता है कितने देर में 36 सेकेंड में। देन स्पीड ऑफ ट्रेन, देखो क्या कहा गया है, मान लो ये एक पोल है और ये ट्रेन की कोई लंबाई रही होगी, वो इसको पार कर जाता है, टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितने देर में पार करता है 12 सेकेंड में पार कर जाता है। लेकिन वहीं पे एक ब्रिज है, ये एक ब्रिज होगा और यहाँ से ट्रेन गुजर रहा है, तो ये इस ब्रिज की लंबाई कितनी दी हुई है 170 मीटर दिया हुआ है, इस ब्रिज को पार करने में वो कितना सेकेंड लगाता है 36 सेकेंड लगाता है। तो हमसे ट्रेन का स्पीड पूछा है, तो हमें फॉर्मूला पता है। क्वेश्चन नंबर क्या था 7 ही ना, सॉरी 6। हमसे पूछा क्या गया है इसमें कि हमें पता है जो स्पीड होता है, यानी चाल बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब एक बार बताओ मुझे कि आदमी का तो कुछ डिस्टेंस रहा नहीं होगा, यहाँ पे 0 होगा, यानी कि अपने आप का डिस्टेंस उस आदमी से वो पार करता है तो कितना देर लगाता है 12 सेकेंड में, मतलब कि ट्रेन 12 सेकेंड में यहाँ से यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, कुछ लेंथ रहा होगा कांस्टेंट, लेकिन वही ट्रेन अगर इसको पार करता है 170 सेंटीमीटर वाले ब्रिज को, यहाँ से यहाँ जब पहुँचता है तो उसको कितना टाइम एक्स्ट्रा लगा 24 सेकेंड एक्स्ट्रा लगा कि नहीं, यानी कि कितना दूरी पार करने में, मतलब कितना एक्स्ट्रा दूरी पार करने में उसको 24 मिनट लगा, 24 सेकेंड, 170 मीटर पार करने में उसको 24 सेकेंड एक्स्ट्रा लगा, क्योंकि 36 सेकेंड में जो 36 सेकेंड दिया तो 36 सेकेंड में 12 सेकेंड तो अपने आप को पार करता है इस खंबे से, तो जाहिर से तो उस ब्रिज को पार करने में उसको कितना टाइम लगा होगा 24 सेकेंड लगा होगा। तो हमें पता है डिस्टेंस कितने का दिया हुआ है 170 मीटर का, है ना, और जो टाइम लगा उसको कितना लगा 24 सेकेंड, तो 24 से हम डिवाइड करेंगे। ये मीटर सेकेंड को हमें किलोमीटर आवर में बदलना होता है, तो हम क्या करते हैं 18/5 से इसको गुना करते हैं, तो क्या आएगा 6 × 18, 6 × 24,
5 से हम इसको डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा, 5 3 15, 5 चौक 20। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 34 को अगर मैं गुना करूँ किससे, 3 से, तो कितना आएगा, 3 चौक 12 का 2, 3 3 9, यानी 102/4। कैंसिल कर लो, कितना आ जाएगा, 25 चौके 100, 0.25 किलोमीटर आवर। तो ये हमारा आंसर था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, अच्छा 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना, 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 का आधा 2, ये 25 नहीं आएगा, ये 25.5 किलोमीटर आवर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सेकंड करेक्ट आंसर होगा इसका छठे के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, एवरेज के बेस पे, हाँ कहा क्या गया है, आउट ऑफ 6 नंबर, ठीक है, कुल नंबर हमारे पास 6 है, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर इज 7 टाइम्स 6th नंबर, ठीक है, मतलब 7 गुना है छठे नंबर का। इफ देयर एवरेज इज 136 है ना, देन इट्स 6 नंबर इज, क्या कहा गया, हमारे पास टोटल नंबर जो है, टोटल नंबर कितना दिया हुआ है, 6। क्या बोला गया है, उसमें से 5 नंबर जो है वो 5 नंबर का जो सम है, यानी कि फर्स्ट 5 नंबर इज 7 टाइम, तो मैं मान लेता हूं जो छठा नंबर रहा होगा, यानी टोटल नंबर 6 है, तो हम मान लेते हैं 6th नंबर इज इक्वल टू, मैं एक्स लेट कर लेता हूं, ठीक है, हालांकि इसका कोई जरूरत नहीं है एक्स लेट करने का भी, लेकिन मैंने लेट कर लिया। अब बोला क्या है, जो 5 नंबर है ना उसका क्या है ये, मतलब कि 5 नंबर का ये मतलब इसका 7 गुना 5 नंबर है, तो मैं मान लेता हूं कि सम ऑफ 5 नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, 5 नंबर का सम, इसका कितना दिया हुआ है 7 गुना, यानी कि 7x। अब बोला क्या गया है, इन सभी नंबर का जो जोड़ है, इन सभी नंबर का एवरेज, इन सभी नंबर का एवरेज कितना दिया हुआ है हमारे पास 136। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, 5 नंबर ये है, 1 नंबर ये है, यानी कि 6 नंबर, यानी कि 7x प्लस में x, और टोटल नंबर का मतलब कि नंबर का सम, और बटे में हम क्या करते हैं नंबर, और टोटल नंबर हमारे पास कितना है 6 नंबर है, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ हमारे पास 136। एवरेज निकालने तो आता है ना, एवरेज का मतलब क्या होता है, सम ऑफ वेरिएबल अपॉन में नंबर ऑफ वेरिएबल, तो वही है, मतलब 5 नंबर तो ये हो गया, और छठा नंबर क्या हो गया, ये हो गया, और 6 टोटल नंबर हमारे पास कितना है 6 लिखा है ना हमने, तो नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं, इज इक्वल टू में दिया हुआ हमारे पास x का वैल्यू पूछा है, इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्या, तो 8x बटे में 6 बराबर में कितना आ गया 136। सॉल्व कर लो आप इसे, 3 4 से हम काटते हैं, 4 3 12, 4 चौक 16, इसको इससे गुना कर लेंगे तो x इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 34 को अगर मैंने इससे गुना किया था तो कितना आया था 102 आया था ना, 4 3 12, 3 3 9, 102, यानी x का मान आया ना, और हमसे वही पूछा है 6th नंबर क्या है, x का वैल्यू ही पूछा है, तो x का वैल्यू कितना है 102, यानी 102, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहा क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 8, इफ बेस रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर आर इन द रेशियो, मतलब 2 सिलेंडर होगा, उनका बेस के रेडियस जो दिया हुआ है, मान लेता हूं मैं एक सिलेंडर ये रहा होगा, और एक सिलेंडर ये रहा होगा, एक छोटा एक बड़ा है, इसका बेस का जो रेडियस 3:4, इस वाले का मैं मान लेता हूं कितना 3 और ये 4, मतलब कि ये यूनिट है, तो 3x मीटर मान लो और 4x मीटर मान लो। साथ ही साथ में क्या कहा गया है, देयर हाइट आर इन द रेशियो, कितना दिया 4:9, इसका जो हाइट है क्या कह रखा है 4:9, 4:9 के रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है, इसका हाइट जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 9, इसको भी हम क्या कंसीडर कर लेते हैं y कंसीडर कर लेते हैं, इसको भी y कंसीडर, हालांकि ये करने की हमें जरूरत ही नहीं है। क्या क्या रखा है फिर, देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम का अनुपात, अब हमें पता है वॉल्यूम आयतन, मतलब कि पूछा क्या गया है इसके आयतन का अनुपात, तो लिखता हूं मैं
आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन अगर मैं बात करता हूँ, बेलनाकार, मतलब मैं हिंदी में बता देता हूँ एक बार क्वेश्चन। क्या रखा है? दो बेलन है जिसका त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है 3:4 और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है 4:9। मतलब कि आर का जो रेशो दिया हुआ है बड़े वाले का, मतलब कि बड़े वाले का आर और छोटे वाले का आर, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3:4। हाइट का जो रेशो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 4:9। अब हमसे पूछा है वॉल्यूम का, तो आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा आयतन होता है वॉल्यूम, सॉरी इसका। तो एक बात, इसका आयतन अगर मुझे निकालना हो, मतलब आयतन निकालना, आयतन का रेशो निकालना, आयतन का अनुपात, रेशो ऑफ वॉल्यूम आयतन का, तो क्या होगा? पाई का तो मान रहने देते, पाई आर स्क्वायर, इसका आर कितना दिया हुआ 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, एच कितना दिया हुआ इसका 4। रेशो में पाई का वैल्यू पाई ही रहने देंगे, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ 4 आर स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, गुने में एच कितना दिया हुआ है 9। अब पाई से पाई काट दो, 9 से 9 काट दो, इसका एच था ना कुछ दिया हुआ 4 था ना, ठीक है, 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी कि आयतन का अनुपात क्या आ गया 1:4। क्वेश्चन नंबर 8, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या कहा गया था कि दो बेलन हैं जिसके आधार की त्रिज्या का अनुपात 3:4 दिया हुआ है। हमें x भी मानने की जरूरत नहीं है, y भी मानने की जरूरत नहीं है, मानोगे तो कट ही जाएगा, वैसे तो चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब इसके आधार की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ था 3:4 और उसके ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ था 4:9। तो हमसे पूछा क्या गया था आयतन का अनुपात, तो हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर का मान हम पहले वाले के लिए लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 और पाई आर का मान कितना, पाई आर स्क्वायर एच मान 4 दिया हुआ था। पाई की हम बात करते हैं यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर का मान कितना दिया 4 का स्क्वायर 16 और एच कितना है 9। अब हम क्या करेंगे, पाई से पाई को कट कर देंगे, जो भी इसको सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा 1:4, यानी कि 8 क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन 3 जो होगा वो करेक्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है द रेडियस ऑफ सर्कल गार्डन, ठीक है, सर्कुलर गार्डन इज 42 मीटर, द डिस्टेंस कवर बाय रनिंग 8 राउंड्स अराउंड इट इज, कितना होगा। तो अब हमें पता है कि जो रेडियस जो है एक सर्कुलर गार्डन है कोई इस तरह का, ठीक है, और इसका रेडियस जो दिया हुआ है आर कितना दिया हुआ है 42 मीटर दिया हुआ है, और इसी के पाथ पे, मतलब इसके जो सरकमफ्रेंस यानी परिधि दिया हुआ है, इस परिधि के 8 चक्कर लगाता है ना, 8 चक्कर लगाता है, तो वो कितना दूरी तय कर लेगा, हमें यही फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो 8 चक्कर लगाता है, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। तो हमें पता है 2 गुने में पाई का मान क्या रखा है 22/7 लेने के लिए, आर का मान कितना दिया हुआ है 42, ये एक चक्कर में होगा, ऐसा 8 चक्कर लगाया, तो 8 से मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे 7 से 42। देखो इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, आगे मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें क्या करना है, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना, यूनिट वैल्यू देख लो, और यूनिट वैल्यू क्या है सबका अलग अलग दिख रहा है, अच्छा अलग अलग नहीं, मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं फिर, ठीक है। तो 2 से गुना करेंगे 6 दूनी 12, 12 अट्ठे 96, यानी कि 22 गुने में क्या करना है 96, ठीक है, 2 6 दूनी 12, 12 अट्ठे 96। जब मैं 96 को इससे गुना करूंगा, तो 96 को गुना करने का सबसे सिंपल तरीका, 96 को मैं ऐसे लिख दूं, 2 गुने में 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस में 4, इसको करेंगे तो कितना आएगा 2200 और 22 चौक 88, माइनस में है ना, 22 को 4 से गुना करेंगे 88, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 2112, यही हमारा क्या होगा 2112 मीटर होगा, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। तो सिंपल था, इसमें कोई कैलकुलेशन भी नहीं था, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन था, आपको बस ये तरीका पता होना चाहिए। तो 2112 यानी कि ऑप्शन ए यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 10 की तरफ, ठीक है। 10 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल, कितना दिया हुआ है 640 टोटल स्टूडेंट है। नंबर ऑफ बॉय और नंबर ऑफ गर्ल की हम बात करते हैं, तो बॉयज और गर्ल्स, इसका रेशो कितना दिया हुआ है 5:3
3। साथ में क्या क्या रखा है, इफ 30 मोर गर्ल आर एडमिटेड इन द स्कूल देन हाउ मैनी मोर बॉयज शुड बी एडमिटेड सो दैट रेशियो ऑफ बॉयज ऑफ द गर्ल बिकम, कितना हो जाना चाहिए रेशियो, 14:9 होना चाहिए। अब एक बात बताओ मुझे, सिंपल सी कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो 5 और 3 8, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना दिया हुआ था 640, ठीक है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था, पहले में 640 था। 5 और 3 8, 8 यूनिट से डिवाइड कर देते तो कितना आएगा, 8 8 64, 1 यूनिट का वैल्यू 80, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 8 5 40, यानी कितने 400 लड़के थे और लड़कियाँ कितनी थी 240, 8 3 24। अब इसमें क्या किया गया, 30 लड़कियों को और जोड़ दिया है, ऐड कर दिया, तो कितना हो गया 270। अब 270 क्या है, लड़कियां, यानी कि 9 यूनिट का वैल्यू, 9 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ 270, तो 14 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 30, तो 14 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 420, है ना। 9 यूनिट का वैल्यू 270 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 30, मैं 14 से गुना करता हूँ तो 14 कम 14, 14 3 42, 420। पहले कितना था बॉयज 400, यानी अब कितना बढ़ा दूँ जिससे 14:9 हो जाए, तो 20 और ऐड कर दो, क्योंकि 400 तो था ही ना पहले, तो 20 बढ़ा दिया तभी तो 420 हो गया, तभी तो 14:9 अनुपात आया है बॉयज और गर्ल्स का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, तो सिंपल था ये क्वेश्चन नंबर 11, बार ग्राफ वाला आ गया। वही क्या कहा गया है, द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल कार इन 2016 ओवर 2012, मतलब 2012 के टोटल कार 2016 में, मतलब 2016 में जो कुल कार है 2012 की तुलना में कितना प्रतिशत बढ़ा है, कितना परसेंट से इंक्रीज हुआ है। तो 2016 की हम बात करते हैं तो 2016 में टोटल कार कितना दिया हुआ था 180, और 2012 में कुल कितने कार थे वो 120, यानी कितना बढ़ गया 180, 60 बढ़ा ना, तो 60, एक मिनट, हाँ 2012 से पूछा है ये, 2012 से, तो 2012 में 120 गुने में क्या कर देंगे हम 100, तो 60 कम 60, 60 दूनी 120, इसको काटेंगे, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। क्या कहा गया था, परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल कार इन 2016 ओवर 2012, 2012 की तुलना में 2016 में कार में कितना वृद्धि हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत सिंपल सा था, जिसका ऑप्शन क्या था सेकंड। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अलजेब्रा का एक अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल था। x की पावर 2a बराबर में y स्क्वायर इज इक्वल टू में 2b इक्वल में z स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है 2c, है ना, वेयर ये सब जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, और एक कंडीशन और दिया हुआ है x स्क्वायर इज इक्वल टू में y z। देन हमें क्या फाइंड करने के लिए क्या रखा है, हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है ab प्लस में bc प्लस में ca अपॉन में bc, ये निकालने के लिए कहा गया है। अब आपको लग रहा होगा कि ये कितना इक्वेशन लग रहा है आपको, रियल मायने में 3 इक्वेशन है और हमारे पास वेरिएबल कितना है 6। मैं बता देता हूँ कैसे 3 इक्वेशन है। पहला इक्वेशन मैं ऐसे लिख सकता हूँ x स्क्वायर x की पावर 2a इज इक्वल टू में y 2b, पहला इक्वेशन हो गया ये। दूसरा इक्वेशन की मैं बात करूँ तो y की पावर 2b इज इक्वल टू में z की पावर 2c, ये हमारा क्या हो गया सेकंड इक्वेशन हो गया। थर्ड इक्वेशन की बात करता हूँ x की पावर 2a इज इक्वल टू में क्या होगा z की पावर 2। 3 इक्वेशन और हमारे पास वेरिएबल कितना है 6। तो क्या पॉसिबल है ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना? नहीं। तो हम अपनी मर्जी से किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं x, y और z तीनों को क्या मतलब मानने का यहाँ पे एक और भी कंडीशन है कि कभी भी ऐसा वैल्यू मानना है कि जो इसका हर है ना वो 0 ना हो, नहीं तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो x, y, z को मैं क्या कर लेता हूँ 2 मान लेता हूँ, या फिर x, y, z को 2 मान लो या a b c को बराबर इक्वेट कर दो, बात सेम ही है। तो अगर मैंने 2 माना तो 2 की पावर 2a बराबर होगा 2 की पावर 2b, बेस बराबर है तो इसको इक्वेट कर लो, तो 2a बराबर में 2b, तो a क्या आ गया b के बराबर आ गया। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे हम करेंगे तो a बराबर में क्या आ जाएगा 2a बराबर में c आ जाएगा। तो a b c क्या है तीनों बराबर है, या k के इक्वल में आप रख के सॉल्व कर लो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो a b c बराबर है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3ab अपॉन में ab से ab क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा आंसर इसका 3। यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। दिया हुआ है क्या क्वेश्चन नंबर 13 में, अच्छा सा क्वेश्चन है ये। क्या रखा है इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, एक ट्राइंगल बना लेता हूं मैं ABC, AB और, ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, और जो BC है पैरेलल है किसके, MN के। ये MN जो है पैरेलल दिया हुआ है BC के, है ना। द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना दिया हुआ है, ये एरिया कितना दिया हुआ है 130, एंड AN AN और NC कितना दिया हुआ है 4:5, ठीक है। तो हमें क्या क्या रखा है MAN, इसका एरिया हमसे पूछा, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया, मैंने क्या बोला है, जो साइड का स्क्वायर का रेशो होता है, मतलब कि जो साइड का रेशो होता है, एरिया का रेशो क्या होता है, इसी के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो एरिया का स्क्वायर, बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया का मतलब बात करता हूं, तो बड़े वाले ट्राइंगल का क्या होगा 5 और 4 9, तो 9 ABC के ट्राइंगल का, मतलब कि बड़े वाले ट्राइंगल का साइड कितना होगा 9, और छोटे वाले ट्राइंगल का साइड कितना दिया हुआ है 4। इसका ही स्क्वायर क्या होता है, इसका एरिया का स्क्वायर होता है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81, और 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। तो 81 में से हम क्या करेंगे 16 घटा देंगे, तो 81 माइनस में 16 कितना आएगा, 11 में से 6 गया तो 5, बचा कितना 7, तो 65। अब इसी 65 मतलब कि अगर मैंने क्या किया 81 पूरे ट्राइंगल का एरिया है, 81 यूनिट जो है बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया है। अब उसमें से मैं क्या करता हूँ, इसका एरिया जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है 16 यूनिट दिया हुआ है, 16 इकाई। तो 81 में से 16 इकाई घटा दूंगा तो कितना बचेगा 65 यूनिट, और इसी 65 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछा क्या गया, इसका एरिया पूछा, इसका एरिया कितना है 16, तो 16 का स्क्वायर मतलब कि 16 जो होगा वो कितना होगा 16 दूनी 32, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ना, तो 16 का कितना आएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना आ गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 13, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की मैं बात करता हूं, तो क्वेश्चन नंबर 14 ट्रिग्नोमेट्री का दिया हुआ बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या क्या रखा है, ए लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब दे रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब कहा गया है 6 10 A इज इक्वल टू में 5 दिया हुआ है। अब हमसे पूछा क्या गया है 8 साइन A माइनस में 4 कॉस A अपॉन में कॉस A प्लस में 2 इज इक्वल टू क्या होगा। तो अभी बताओ, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हमें करने के लिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे वैल्यू रख के नहीं पुट करेंगे। मुझे पता है साइन की बात करता हूं मैं, तो क्या होता है साइन थीटा लंब बटे में कर्ण होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। कॉस की बात करता तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, यहाँ पे भी हाइपोटेनियस अपॉन में आएगा, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं उस सबको काट ही देते हैं। यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 10A इज इक्वल टू जो मिलेगा मुझे क्या मिलेगा 5/6, और ये जो 5 होता है क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या होता है बेस होता है। तो मुझे हाइपोटेनियस निकालने की जरूरत ही क्या, हालांकि निकाल लो 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, जोड़ोगे तो कितना बनेगा 36 में 25 जोड़ेंगे तो 36 और 25 71 आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं ये जोड़ूंगा तो मेरा टाइम क्या होगा वेस्ट होगा। अगर मैं निकालना चाहूँ कर्ण निकालना चाहूँ तो 71 आ जाएगा, क्या होगा 5 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या बनेगा हमारे पास 6 5 11 का 1 3 2 5 और 1 6 61 रूट बना देंगे हम, यही क्या होगा हमारा। लेकिन क्या रियल मायने में हमें इसकी जरूरत थी, नहीं थी। क्यों, देखो दिया हुआ है 8 गुने में साइन थीटा का वैल्यू हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि 5 बाई क्या करेंगे रूट में 60 माइनस में 4 इंटू में कॉस की बात करता हूँ तो क्या होता है 6 अपॉन में हाइपोटेनियस, वही दिया हुआ हमारे पास रूट में 61 अपॉन में। ये ना बस लिखने का है, हालांकि हम अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें पता है इसके बारे में जानकारी है तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है आंसर और दोनों का बराबर आने वाला है। कॉस की मैं बात करता हूँ तो कॉस का वैल्यू क्या बनने वाला है 6 अपॉन में रूट में 61 प्लस में 2 इंटू में साइन की मैं बात करता हूँ तो कितना आ जाएगा 5 अपॉन में रूट। तो क्या सबका एलसीएम लेंगे तो 61 हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो 8 पंचे 40 माइनस में 6 चौक बटे में
5 दूनी 10 और 6 16, ठीक है, जुड़ जाएगा ये, क्योंकि सबका हर क्या है बराबर है। बटे में जो 61 आएगा वो कट ही जाना है, तो उसको लिखने का हमें जरूरत ही नहीं पड़ता, तो डायरेक्ट में हम ऐसे भी सॉल्व कर लेते हैं। 24 में से 40 में से 24 घटाएंगे तो क्या बचेगा 16, है ना, और 16 बटे में 16 सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा आंसर 1। यानी कि क्वेश्चन नंबर में बात करूँ 14 का, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि एक ही इसका आंसर है। 15 की मैं बात करता हूं और इसको थोड़ा सा समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है, अच्छा सा क्वेश्चन है। अ शॉपकीपर मार्क द प्राइस of the article in such a way that after allowing 28% discount he want again 12%. The mark price is 224, then cost price of the article। क्या कहा गया है हम बात करते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा कंडीशन आपको बता दूं, इसका आंसर तो सिंपल सा है, 144 दिख भी रहा है, लेकिन इसमें हमें करना कैसे है मैं बताता हूँ आपको, अच्छा से अच्छा तरीका बता दो पहले, लेकिन इसका थोड़ा सा बेसिक बता दूं डिटेल। जैसे कि दिया हुआ है, क्या हम बात करते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी एक होता है, सेलिंग प्राइस एसपी, और एक होता है क्या मार्क प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस में हम क्या करते हैं प्रॉफिट ऐड करते हैं, यानी कि सीपी प्लस में प्रॉफिट पी परसेंट इज इक्वल टू हमारा क्या बनता है सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस एक और तरीके से बनता है, मार्क प्राइस में से हम क्या करते हैं माइनस करते हैं डिस्काउंट, है ना, मतलब मैं इसमें पी जोड़ता हूं डायरेक्ट पी परसेंट, और डिस्काउंट परसेंट में क्या करता हूं मार्क प्राइस में से घटाता हूं, तो क्या बनता है हमारा सेलिंग प्राइस। यानी कि दो तरीके से मैं लिख सकता हूं, सेलिंग प्राइस जो होगा इक्वल में होगा, क्या होगा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू में हम कह सकते हैं सीपी प्लस में प्रॉफिट, ठीक है, इज इक्वल टू में मार्क प्राइस माइनस में क्या आएगा डिस्काउंट, क्योंकि घटाते हैं। लेकिन हमें ये सब करने की जरूरत नहीं, मैं थोड़ा सा आपको क्या कर रहा हूँ इसका डिटेल बता रहा हूँ। करना क्या है हमें इसमें, जैसे अगर मैं बात करता हूँ इसमें हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं करवाता हूँ। कहा क्या गया है, अगर वो 28% डिस्काउंट देता है, अगर मैं सीपी की बात करता हूँ, सीपी हमेशा 100 मानो, तो 100 कॉस्ट प्राइस 100%, ये कॉस्ट प्राइस है, इक्वल में क्या दिया हुआ है हमारे पास, ये याद रखना, ये सीपी, सॉरी मैं सीपी का कर रहा हूँ, मैं सीपी इंटू में 100, और प्लस में क्या करना है हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट सीपी पे ही निकलता है, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है उसको 12% का प्रॉफिट होता है, 12% इसमें ऐड कर दो। इक्वल में मार्क प्राइस की बात करता हूँ मैं आपको, ये मैं बता रहा हूँ सीपी मैंने बाहर लिखा भी कैसे, अभी बता देता हूँ। मार्क प्राइस की मैं बात करता हूँ तो मार्क प्राइस भी अपने आप में 100% होता है, तो 100% और माइनस में डिस्काउंट कितना दिया हुआ है 28%। अब मैं बात करता हूँ तो सीपी से एमपी का रेशो, पहले मैं सॉल्व करके बताता हूँ ये आया कहाँ से है। सीपी से एमपी का रेशो कितना आ जाएगा हमारे पास, जो एमपी इधर आ गया तो 100 में से मतलब कि 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा 72, 100 में 112 जोड़ेंगे, 100 में हम 12% जोड़ेंगे तो कितना आएगा 112%। अब यही क्या रखा है 112% का जो वैल्यू दिया हुआ वही दिया हुआ कितना 112% का वैल्यू दिया हुआ है ना 224 रुपये, 224 रुपये। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि इसका व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब हम बात करते हैं सीपी का आर्टिकल का, तो ये बताओ 112% बराबर कितना दिया हुआ है 224, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, तो 72 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 100, ये तो हमारा आंसर है। लेकिन मैं ये बताता हूँ मैंने ऐसे लिखा क्यों, तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे सीपी की, तो जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, सीपी इंटू में प्रॉफिट बाय 100 ऐसे ही निकालते हैं ना, या फिर प्रॉफिट परसेंट कह लो, सिर्फ मैं प्रॉफिट परसेंट लिखता हूँ। अब एक बात बताओ यहाँ पे हमारा जो सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस में हम क्या करते हैं प्रॉफिट को जोड़ते हैं, तो सेलिंग प्राइस प्लस में प्रॉफिट कितना निकला हमारा सीपी इंटू में, याद रखना सीपी अपने आप में 100 होता है, मैं 100% सीपी लिखना चाहूँ तो 100% सीपी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा सीपी इंटू में प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। पहला कंडीशन ये। मार्क प्राइस की मैं बात करता हूँ तो एमपी हमारे पास जो दिया हुआ होगा, नीचे लिख देता हूँ मैं, एमपी जो हमारे पास दिया होगा 100% एमपी की मैं बात करता हूँ, प्लस में डिस्काउंट जो इसको मिल रहा है, किस पे मिल रहा है डिस्काउंट, एमपी पे मिल रहा है, मार्क प्राइस पे मिल रहा है, ठीक है। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट D% की बात करता हूँ, यहाँ से एमपी में कॉमन निकाल लूँ, एमपी में कॉमन निकालूंगा तो क्या बच जाएगा 100% प्लस में डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। और यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगा सीपी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम 100% प्लस में प्रॉफिट
परसेंट। क्या ये दोनों बराबर है क्या एक दूसरे के? तो बिल्कुल बराबर था, तो मैंने क्या कर दिया CP बटे में, मतलब कि सॉरी, इन दोनों को इक्वेट कर दो। कितना दिया हुआ है? CP 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट। 100% ही होता है अपने आप में, वैसे चाहो तो आप 100 भी लिख सकते हो, बात वही है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे CP जो दिया हुआ है वो क्या है? इनटू में है, इधर क्या आ जाएगा? डिवाइड में, और ये इनटू में तो उधर जाएगा डिवाइड में। तो MP अपॉन में CP की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट, 100% प्लस में प्रॉफिट परसेंट, 100% प्लस में प्रॉफिट परसेंट बटे में, इसकी हम बात करते हैं तो क्या आ जाएगा? सॉरी, ये माइनस में आएगा ना, डिस्काउंट है ना, तो डिस्काउंट हम घटाते हैं, तो माइनस में क्या करेंगे हम? 100% माइनस में डिस्काउंट परसेंट। तो ये दोनों रेशियो मैंने निकाल दिया, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डिटेल में इसको बताया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वैल्यू कहाँ से आया मैंने समझा दिया, चाहता तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये सब लिखने का हमें जरूरत ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, तो क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 16 में? एक सिंपल सा क्वेश्चन है 16। एक क्वेश्चन में होमवर्क भी दूंगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, x इज इक्वल टू में दिया हुआ है 4 cos a प्लस में 5 sin a, ठीक है। एंड y इज इक्वल टू में दिया हुआ है हमारे पास क्या? 4 sin a माइनस में 5। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हालांकि मैं x स्क्वायर y स्क्वायर का वैल्यू क्या करूँगा? इसका स्क्वायर करके जोड़ दूंगा, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर बराबर में कितना आ जाएगा? 25 और 4 चौक 16, 41 हमारा आंसर है। लेकिन आएगा कहाँ से हम देखते हैं। मैं क्या करता हूँ? स्क्वायरिंग बोथ साइड, इस वाले में भी और इस वाले में भी। क्या आएगा? a स्क्वायर यानी कि 4 चौक 16 कॉस स्क्वायर a प्लस में 5 का स्क्वायर 25 साइन a, साइन स्क्वायर a मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में क्या होता है? 2ab। तो 4 पंचे 20 कॉस a साइन स्क्वायर, इसका क्या? इसका स्क्वायर करते हैं y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या आएगा? 16 साइन स्क्वायर a प्लस में 5 का स्क्वायर 25 कॉस स्क्वायर a माइनस में a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस में 2ab हम करते हैं, तो 4 मतलब कि 4 पंचे 20 साइन a इंटू में। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दो। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 16 इन दोनों में कॉमन निकाले तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर a प्लस में कॉस स्क्वायर a। इसको जोड़ते हैं, 25 बाहर कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा? साइन स्क्वायर a प्लस में कॉस स्क्वायर a। दोनों को जोड़ा तो ये प्लस है और ये माइनस है, इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो मैं बात करता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, दोनों में क्या होगा? 1 16 गुने में 1 प्लस में 25 गुने में 1 41। तो इसमें हमें ये करने का जरूरत भी नहीं था, हम डायरेक्ट ही इसका आंसर लिख सकते थे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था? 16, जो कि बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा गया है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 17 में x y z आर 3 इंटीजर्स सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू में दिया हुआ है 8, y प्लस में z इज इक्वल टू में दिया हुआ है 13 और z प्लस में x इक्वल में दिया हुआ है 17। हमसे पूछा क्या गया है? एक्स स्क्वायर बटे में वाई जेड, इसका मान पूछा है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास इक्वेशन कितना है? 3 और वेरिएबल कितना है? एक्स वाई जेड, ये भी 3 ही है, तो हम इसको पुट नहीं कर सकते। लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे? इन तीनों को मैं जोड़ देता हूँ। अगर मैं जोड़ूंगा इन तीनों इक्वेशन को तो क्या आएगा? 2x प्लस में 2y प्लस में 2z इज इक्वल टू में 17 और 13 30 और 8 38। अब ये 2 कॉमन निकाल के उधर लेके चले जाओ तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू में कितना आएगा? 19 आएगा ना। अब अगर एक्स वाई जेड 19 आ गया तो यहाँ पे एक्स वाई का मान कितना है? 8। तो एक्स वाई का मान 8 रखेंगे, उधर जाके माइनस होगा तो जेड का मान कितना आएगा? 19 माइनस में 8 बराबर में 11।
वाई जेड की बात करते हैं, वाई जेड जो दिया हुआ है वो 13 दिया हुआ है, वाई और जेड जो दिया हुआ है 13, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 19 माइनस में 13, तो 19 में से 13 घटेगा तो 6। अब हम क्या करते हैं, एक्स जेड का मान पुट करते हैं, एक्स और जेड का मान, तो क्या आएगा y इज इक्वल टू में क्या करेंगे 19 माइनस में 2। हमसे पूछा क्या गया एक्स स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, y का मान कितना दिया हुआ है 2 और x का मान कितना दिया हुआ है 11, 11 दूनी 22, कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 18/11। तो बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ठीक है 18/11। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 19 में, सॉरी 18 में, यहां पे दिया हुआ है 18 x माइनस में y बराबर 4, एक्स वाई बराबर दिया हुआ है 45, देन हमें फाइंड क्या करना है एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब। सब कुछ हमें यहाँ पे गिवन ही दिया हुआ है, इतने से हम काफ़ी है निकाल लेंगे। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस में वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। एक्स माइनस में वाई का मान तो दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर हम यहाँ से निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कर दो तो 4 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में एक्स इंटू में वाई बराबर 4 का स्क्वायर 16। एक्स वाई का मान कितना दिया हुआ है 45, रख देंगे यहाँ पे, माइनस में 2 गुने में 45 बराबर में 16, 45 दूनी 90, 90 उधर क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा 16 प्लस में 90 कितना आ जाएगा 16 प्लस में 90 106, ठीक है। किसका मान आया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का, और एक्स वाई का मान दिया ही हुआ है, तो हम यहाँ पे मान ही तो पुट करना है, कितना है वैल्यू 4, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू 106 प्लस में एक्स वाई का वैल्यू 45। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, सॉल्व करने पे 45 हम जोड़ेंगे इसमें तो कितना आएगा 51, यानी कि 4 गुने में 151, 151 को मैं इससे गुना करूंगा तो कितना आएगा 604, है ना। 150 को 4 से गुना करेंगे 600 और 1 को 4 से गुना करेंगे 4, तो 604, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, वही आ गया हमारे पास डीआई का क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, कहा क्या गया है, द परसेंटेज डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ कार इन 2017 विद रेफरेंस टू 16 वॉज मैक्सिमम। मतलब 2017 की तुलना में 2016 में कौन सा ऐसा वर्ष है, मतलब 2017 की तुलना में 2016 में कौन सा ऐसा वर्ष सबसे कम घाट मतलब कि कमी आया है, मतलब प्रोडक्शन में कटौती हुआ है। तो डिफरेंस देख लो, 2016 में पहले कितना था 36 था, अब कितना हो गया है 12 हो गया है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है। ये कितने का डिफरेंस दिख रहा है 18 का डिफरेंस, कितने पे 36 पे, लगभग ये कितने परसेंट से 2/3 यानी कि 66% से क्या आ रहा है 66 सही, 2/3% का कमी आ रहा है। दूसरे में हम बात करते हैं 12 से 48 से बढ़ा है, तीसरे में बहुत कम लग रहा है, चौथे में क्या है 38 से 22 हो गया है, यानी कितने का कमी आया है 12 का कमी आया है, नहीं 16 का कमी आया है, 16 का कमी आया है कितने पे 38 पे, तो ये भी क्या है बहुत ही कम, मतलब कि इसकी तुलना में तो कम ही है, तो ये भी नहीं सही है, 50 से 28 हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका, मतलब ए में क्या है सबसे ज़्यादा कमी आया है, ये ए टाइप का था ना, तो ए टाइप में सबसे अधिक कमी आया है 2016 की तुलना में 17 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हो तो 19 का ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है, हम बात करते हैं इसमें, A person sell an article at 10% below its cost price, ठीक है। Had he sold it 332 more, he would have a profit 20%. What is the original selling price of an article? What is the original selling price? अब एक बताओ 10% के घाटे पर बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, सेलिंग प्राइस
90% पे वो बेच रहा होगा, यही हमें निकालना है। लेकिन इसमें क्या क्या रखा है, अगर उसने 332 रुपये, अगर उसने 332 रुपये एक्स्ट्रा में बेचा होता, जो भी बेच रहा है ना उसमें ऐड करते इतने में बेचा होता उसने, तो उसको 20% का प्रॉफिट होता, यानी कि 120% पे जाता। ठीक है, एक मतलब 20% का प्रॉफिट होता। अब एक बताओ 10%, 90% तो उसका सेलिंग प्राइस है, 10% लॉस हो रहा है उसको, और अगर वो 332 में बेचता तो 20% का प्रॉफिट होता। तो 90% 20% का प्रॉफिट यानी 120 में बेचता। तो बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस कितने का आया, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस आया 30% का, और यही 30% का तो वैल्यू दिया हुआ है कि इतना एक्स्ट्रा में बेचता तो 332 रुपये में बिकता वो। तो 30% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 332। हमसे पूछा क्या गया है कि उसका जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है वो क्या है, वही पूछा ना, व्हाट इज द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 90 है, तो 3 से इधर गुना कर दो, 3 से इधर गुना कर दो, गुना करेंगे तो 90%, और ये कितना आएगा 32 3 96, 3 3 9 यानी 900। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 20 था। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं, ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहा गया है, आप इसमें देख ही रहे होगे, मैं डायरेक्ट कर देता हूं। इसमें दिया हुआ है 42, माइनस का वैल्यू क्या है, प्लस है, तो प्लस में क्या आएगा 12, गुना का वैल्यू क्या है, भाग है, तो भाग कितना करेंगे हम यहाँ पे 3, जमा का मान क्या है घटा, तो -8, डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई 2, प्लस का मतलब माइनस, बटे में 8 गुने में गुना का भाग होता है तो भाग कर देंगे 2, माइनस का प्लस है, प्लस कितना है 4 और -9 डिवाइड बाय 3। हमें इसको सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। कैसे सॉल्व होगा, डिवाइड पहले को सॉल्व कर लो, 3 चौक 12, ठीक है 4। अब इसको हम चाहे तो जोड़ भी सकते हैं, वैसे 3 3 9, 2 चौके 8, कितना आ जाएगा 42 और 4 46। इसको हम इधर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 8 दूनी 16, और 16 और 15 कितना होता है 31, बटे में जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना बन रहा है हमारे पास, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस का है तो इसमें जुड़ जाएगा 4 और 4 8, 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 8 में से हम 3 घटाएंगे तो सही लिखा ना मैंने, डिवाइड, सॉरी ये मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड था ना तो डिवाइड का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो कितना आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, मतलब 2 चौके 8, 4 प्लस में 4 और 9 3, इसका कैंसिल नहीं होगा, ये 9 गुने में 3, 9 3 27। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 1 15, बटे में 4 4 8, घटाएंगे इसमें से तो 17 में से 27 में से 8 गया तो माइनस का 19। तो ये हमारा आंसर है, वैसे तो 15 माइनस में 19 मतलब 15 बटे में 19 माइनस का, तो ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहा गया है, अच्छा सा क्वेश्चन है, ये सिंपल था। डिविजिबिलिटी रूल, द नंबर 1005x4 इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 8, है ना, देन स्मॉलेस्ट इंटीजर इन प्लेस ऑफ x, x का छोटा से छोटा मान। तो हमें पता है 8 से डिविजिबल है, तो 8 से डिविजिबल है तो पहले हम क्या करेंगे, x का मान 0 रख के देखते हैं, तो कितना आएगा 8 से 48, 8 3 24, यानी कि x का मान क्या आएगा 0, 0 पे ये सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि अगर मान लो 0 रखेंगे तो 504, 8 से डिवाइड करो, 8 6 48 बचा 2, 2 पे हम क्या लगाएंगे 4, अब 4 24 आ गया, 8 से 8 3 24, ये कंप्लीटली डिवाइडेड है, तो सबसे छोटा मान पूछा है। तो x का हालांकि और भी मान हो सकता है, लेकिन वो सबसे छोटा बोला है तो x का वैल्यू क्या आएगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 23 क्या कहा गया, 23 में कहा गया है 4300 बिकम्स 4644 इन 2 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट व्हाट विल बिकम
10,104 रुपीज़ इन 5 ईयर एट द सेम रेट। कहा क्या गया है 4300 का कोई धन जो है वो 2 साल में 4,644 रुपये हो जाता है, सिंपल मतलब साधारण ब्याज की दर से। अब क्या करेगा, फाइंड द प्रिंसिपल, हमें इसका प्रिंसिपल निकालना है और अमाउंट कितना दिया हुआ, जिसका अमाउंट हो जाता है कितना 10,104 रुपये 5 साल में। तो क्वेश्चन सिंपल सा है, कहा क्या गया है देखते हैं हम कि 4300 का कोई राशि है वो हो कितना जाता है 4644 रुपये और 2 साल में होता है ये। तो एक बात बताओ यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा है 344 रुपये, 2 साल का इंटरेस्ट रेट है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 172 रुपये। तो 172 आया और कितने पे मिला 172 4300 पे गुने में परसेंट R% निकालने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 43 चौके 172, 3 चौक 12 4 चौक 16 है ना, तो 12 और 1 सॉरी 3 4 चौक 16 और 1 17 हो जाता। तो 4% इंटरेस्ट रेट आ गया। तो 5 साल में कितना बनेगा सिंपल इंटरेस्ट के दर से, सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं मैं 5 साल में तो R% की अगर मैं बात करता हूं तो R% 1 साल में 4 साल तो 5 साल में कितना होगा 4 पंचे 20%। तो 20% बन के अमाउंट कितना बना होगा, वो अमाउंट 10,000 कितना दिया होता 10,104 रुपये हो गया, 10,104 रुपये। अब ये जो वैल्यू दिया हुआ कितना है 120% का, तो 120 से भाग दे दो और मुझे चाहिए क्या सिंपल इंटरेस्ट चाहिए 100% होता है तो 100% लिख लो, परसेंट से परसेंट काट दो 20 पंचे 100 20 छिक्के 120, 6 से काटेंगे कितना आएगा 6 कम 6 बच कितना गया 4, 6 छिक 36 बच कितना गया 5, 6 अट्ठे 48 बच कितना गया 2, 6 चौक 24, 5 से गुना कर दो इसको तो कितना आ जाएगा 5 चौक 20 का 0, 5 अट्ठे 40 और 2 42 का 2 हासिल 4, 5 एक 30 और 4 34 का 4 हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8, यानी कि 8,420 रुपये। यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 कहा क्या गया है ABC are 3 points on a circle such that the angle subtended by the chord AB and CD at the center O are 110 डिग्री दिया हुआ है एंड 130 डिग्री दिया हुआ रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ BAC, कोई सर्कल है उस पे ABC 3 पॉइंट है A B और C, ये कॉर्ड बहुत बताया गया है ए बी और बोला क्या गया है ए बी एंड ए सी कॉर्ड ओ सेंटर पर, ये ओ सेंटर है। अब ये ओ सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाता है वो क्या रखा है, ए बी जो है ए बी कॉर्ड ओ पर कितने डिग्री का एंगल बनाता है 110 डिग्री का ये बनाता है, ठीक है। और ए सी जो है ए सी कितने डिग्री का एंगल बनाता है ये 130 डिग्री का, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हमसे पूछा क्या गया है एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। तो एंगल बी ए सी की मैं बात करता हूँ तो एक बात है मतलब कि अगर ये चारों तरफ घूम जाए, मतलब कि पूरी साइड एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का हो 360 का होता है, ये दोनों मिलकर के कितना बन रहा है 240, तो ये वाला एंगल कितना होगा 120। सेंटर पे चारों तरफ का एंगल कितना होता है हमारा 360 डिग्री का, तो जाहिर से बात है ये 240 तो 120 बचा। और हमें एक सिंपल सा कंडीशन में और बता देता हूँ यहाँ पे, कोई सेंटर मतलब कि किसी आर्क से सेंटर पे जो बनने वाला एंगल अगर मान लो ये थीटा है तो उसी आर्क से सेम आर्क से सर्कल के किसी भी सरकमफ्रेंस पे एंगल अगर बनाता है, सर्कल के किसी भी सरकमफ्रेंस पे कोई एंगल बनाता है तो इसका हाफ होगा, यानी कि ये थीटा बाई 2। ये भी एंगल की मैं बात करूँ तो क्या होगा थीटा बाई 2, ये भी एंगल जो होगा वो क्या होगा थीटा बाई 2, ये भी एंगल जो होगा वो क्या होगा थीटा बाई 2। सेम आर्क से सेंटर पे बनने वाला एंगल जो होता है वो सरकमफ्रेंस पर बनने वाला एंगल का क्या होता है आधा होता है, मतलब कि डबल होता है, सॉरी। यानी कि सेंटर पे बनने वाला एंगल आर्क पे बनने वाला जो सरकमफ्रेंस है सरकमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल का क्या होता है डबल होता है। तो इसी हिसाब से अगर ये सेंटर पे इस आर्क की मैं बात करूँ, इस आर्क की, तो इस आर्क से सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 120। तो जाहिर सी बात है इसी आर्क से अगर मैं बात करता हूँ यहाँ सरकमफ्रेंस पे जो बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा
हाफ बनेगा तो ये क्या होगा 60 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 24 की मैं बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट। और हम देखने वाले हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में बहुत ही सिंपल टाइम एंड वर्क का तो सिंपल सा ही क्वेश्चन आता है। ABC कैन इंडिविजुअली कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क 24 डेज, 15 डेज एंड 12 डेज, ठीक है। मतलब A, B और C किसी भी काम को 24 दिन में, 15 दिन में और 12 दिन में कर सकता है। BC स्टार्टेड वर्क 3 डेज, है ना, एंड लेफ्ट, मतलब BC काम शुरू करता है, 3 दिन करता है और छोड़ देता है। द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाई A अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब एक बात बताओ, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 25 की मैं बात करता हूँ। A करता है कितने दिनों में? 24 दिनों में। B करता है कितने दिनों में? 15 दिनों में। और C करता है कितने दिनों में? 12 दिनों में। हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। एलसीएम जो होता है टोटल वर्क होता है इन तीनों का कितना आएगा? 120। एलसीएम आप चाहो तो निकाल सकते हो। एलसीएम निकालने के बहुत तरीके, यहाँ पे 12 दूनी 24, ये 24 पूरा ले लो तो ये 12 लेने की जरूरत नहीं है। 24 और 15 का एलसीएम, जो कॉमन वैल्यू है उसको हटा दो, मल्टीप्लाई तो करना ही है। यानी कि मैं 24 को लिख कैसे सकता हूँ? 2 की पावर 3 गुने में 3। फिर उसके बाद 15 को कैसे लिख सकता हूँ? 5 गुने में। तो इसमें 2 की सबसे मैक्सिमम पावर कितना है? 3 गुने में। यहाँ दोनों में 3 कॉमन दिख रहा है तो 3 ले लो, और दोनों में यहाँ पे क्या 5, तो 5 को भी लेना है, मल्टीप्लाई कर दो, 120 आएगा। तो टोटल काम आ गया। अगर ये 24 दिन में करता है तो एक दिन में ये कितना करता होगा? 24 दिन लगाता है, 120 काम है, तो एक दिन में ये 5 काम करता होगा। B की बात करूँ तो 120 काम है, 15 दिन में कर देता है, तो एक दिन में वो कितना काम करता होगा? 8। 120 काम है एक दिन, मतलब कि 12 दिन में करता है C, तो एक दिन में वो कितना काम करता होगा? 10। दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 3 दिन तक करते हैं, तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे? 18। और करते कितने दिनों तक है? 3 दिनों तक। तो 18 तिये 54, यानी 54 काम कंप्लीट कर लिया। 120 में से 54 काम हम क्या कर लेते हैं? घटा देते हैं। तो हमारे पास जो बचेगा काम कितना बचेगा? 66, है ना। 6 हासिल 1 लिया तो बच गया 1, ठीक है। तो 66। अब 66 काम को कौन करेगा? A अकेले करेगा। तो 66 काम को A एक दिन में 5 काम करता है, तो 5 एकम 5, बच कितना गया यहाँ पे? 1। 5 तिये 15, सही 1/5 डेज ये लगा देगा करने में काम। यानी A को कितना टाइम लगेगा? 13 सही 1/5 दिन लगेगा। यानी पूछा क्या गया है हमसे कि रिमेनिंग वर्क को एक करने में कितना टाइम लगाएगा, तो रिमेनिंग वर्क को एक करने में कितना टाइम लगाएगा हमने देख लिया, 13 से 1/5 डेज। ये हमारा आंसर था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।